कल 23 मार्च है। कल के दिन ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 3 ऐसे महान क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी जिनको डेट था 24 मार्च, उससे पहले एक दिन ही फांसी दे दिया गया 23 मार्च को शाम 7:33। उन 3 महान क्रांतिकारी का नाम था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल। भगत सिंह, जिनका जन्म लयालपुर में पंजाब प्रांत में हुआ था, जिनकी माता विद्यावती कौर और पिता किशन सिंह थे। कहा जाता है कि किसी भी बालक की पहले शिक्षक, पहले अध्यापक उनकी माता होती है। ऐसा ही भगत सिंह के साथ भी था। भगत सिंह की माता विद्यावती कौर जी माता ही नहीं, पहली शिक्षिका भी थी। इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स रिलेटेड बहुत सारी कहानी और अपने देश में चल रहे ब्रिटिश हुकूमत के बारे में बताया, जिससे भगत सिंह के अंदर बचपन से ही फ्रीडम फाइटर की भावना उत्पन्न हुई। साथ ही इनके पिताजी के 2 भाई, इनके चाचा जी जो थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे और दिन प्रतिदिन देश को गुलामी से कैसे आज़ाद करवाया जाए, कैसे अंग्रेजों को भगाया जाए, ऐसे बात ऐसा घर पे करते, जिसका पूरा का पूरा प्रभाव भगत सिंह के ऊपर पड़ा। और भगत सिंह भी एक क्रांतिकारी के रूप में उभरते हुए रहे। इनके क्रांतिकारी बनने का सबसे मेन प्रमाण मिला 11 साल की उम्र में, जब अमृतसर के निकट जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बेसिकली जलियांवाला बाग में रॉयल एक्ट के विरोध में बहुत सारे इंडियन पीपल्स वहां पे बैठे हुए थे। रॉयल एक्ट एक काला कानून था जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि किसी भी इंडियन पीपल पे बिना केस, मुकदमा और FIR दर्ज किए उनको डायरेक्ट सजा दे दी जाएगी, चाहे वो फांसी की हो चाहे कोई और सजा हो। रॉयल एक्ट बेसिकली एक ऐसा काला कानून था जिसको इंडियन पीपल्स के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था। इसमें था क्या कि किसी भी इंडियन पीपल में बिना मुकदमा या FIR दर्ज या केस दर्ज को डायरेक्ट सजा दी जाएगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन पीपल्स है, अगर वो किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको डायरेक्ट सजा दी जाएगी, न कि उसके ऊपर कोई भी मुकदमा दायर की जाएगी। इसी के विरोध में वहां पे इंडियन पीपल्स बैठे थे। जनरल डायर नामक एक ब्रिटिश सोल्जर था जिसने आदेश दे दिया जलियांवाला बाग में फायर का, और इस फायरिंग के दौरान 400 से ज्यादा लोग असैसिनेट हो गए और उसी में 4000 से ज्यादा लोग को चोटें आई थी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब हत्याकांड की जगह पे जब भगत सिंह पहुंचे तो वहां पे खून से लथपथ मिट्टी देखे। इससे वह बहुत आहत हुए और वहां से खून से सनी हुई मिट्टी को एक बोतल में भर के घर पे लाते हैं और जहां उनका पवित्र स्थान था पूजा पाठ का, वहां पे रख देते हैं। और वो कहते हैं घर पे अपने बहन और माता से, यह मेरे देश के उन क्रांतिकारी भाइयों का खून है जो देश के आज़ादी के लिए शहीद हो गए और मैं ब्रिटिश हुकूमत को एक दिन उखाड़ फेंकूंगा। मात्र 11 साल के वो थे उस दौरान। उसी समय गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे और उस मूवमेंट के दौरान उनका कहने असहयोग आंदोलन जिसे हिंदी में कहा जाता है, उस मूवमेंट के दौरान कहने का यह तात्पर्य था कि गोरे द्वारा जो भी बनाया गया, जो भी लाया गया, उसको रिजेक्ट करते जाओ, गोरे इस तरीके से छोड़ के चले जाएंगे। हालांकि गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन का प्रभाव बहुत जगह देखा गया और बहुत सारे लोग इसको रिजेक्ट करते रहे, जिसका ब्रिटिश हुकूमत पर बेसिकली बहुत प्रभाव पड़ा उनके इकोनॉमिकल स्टेटस पे। उसी दौरान चौरा चौरी कांड गोरखपुर के नजदीक 1922 में हो जाता है, जिसमें होता क्या है, बेसिकली इंडियन पीपल्स जो थे बहुत ज्यादा मात्रा में एक पुलिस स्टेशन के सामने आके नारेबाजी करने लगते हैं। उसी दौरान गुप्तेश्वर सिंह नाम का एक इंस्पेक्टर बाहर आता है और उसके साथ कुछ कांस्टेबल भी आते हैं और इसके नारेबाजी में सुनते हैं कि इंडियन पीपल कर क्या रहे हैं। ये लोग कह रहे थे कि अंग्रेजों का न हम बनाया पहनेंगे न उनका यूज करेंगे और कहते थे इसको वापस ले जाओ। और जो वहां का जमींदार था वह ब्रिटिश हुकूमत से इन्फ्लुएंस था और गुप्तेश्वर सिंह से जाके कहता है कि इनको बंद कराओ नहीं तो तुम्हारी धंधा चौपट हो जाएगी। गुप्तेश्वर सिंह तभी भीड़ को समझाते हैं और भीड़ नहीं समझता तो 2-3 फायरिंग आसमान में करते हैं। फिर भी भीड़ नहीं समझता तो उसी दौरान वह 3-4 लोग को गोली मार देते हैं और जैसे ही गोली मारते वो पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हैं। उस दौरान भीड़ पुलिस पे अटैक कर देती और जैसे ही अटैक करती 17 पुलिसकर्मी को जिंदा जला देते हैं चौरा चौरी कांड उस पुलिस स्टेशन के अंदर। और इससे गांधी जी बहुत आहत होते हैं और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। माना जाता है कि अगर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते तो 1930 तक ही देश को आजादी मिल जाती। इसी चौरा चौरी कांड के बाद देश में 2 दल बनते, नरम दल और गरम दल। नरम दल में बेसिकली वह क्रांतिकारी आते थे जो अहिंसा के मार्ग पे चलते थे और हिंसा से काफी दूर थे। गरम दल में वह क्रांतिकारी आते थे जो अहिंसा के मार्ग पे जाना नहीं चाहते, पर देश को आजाद कराने में अगर जरूरत पड़ता तो उस हिंसा का भी करने में प्रयोग रुकते नहीं थे। तो इस तरीके से भगत सिंह चले गए गरम दल में और नरम दल में गांधी जी चले गए। और तभी भगत सिंह नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां पे 300 से ज्यादा सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशनरी बुक्स पढ़ते हैं, जिसका इफेक्ट उनके ऊपर पूरा पड़ता है। किस तरीके से किस देश में किस तरीके का रेवोल्यूशन चल रहा है देश को आजाद करवाने के लिए, देश में अच्छे क्रांतिकारी कैसे उभरते हैं, देश में क्रांतिकारियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में बहुत सारे ऐसे बुक्स पढ़े जिनका प्रभाव उनके ऊपर खूब पड़ा। 1924 में भगत सिंह 17 साल के हो गए थे और उस दौरान उनकी माता जी ने शादी करने के लिए कहा।
रात को भगत सिंह चिट्ठी लिख के भाग जाते अपने घर से और लिखते आजादी ही मेरी दुल्हन है। 1925 में काकोरी कांड होता है जिसमें अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह शामिल थे। बेसिकली काकोरी कांड में होता क्या, वो अंग्रेजों के बहुत सारे धन को लूटते हैं और लूटते दौरान अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े जाते। पकड़े जाने पर राम प्रसाद बिस्मिल का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस तरीके से नारेबाजी वो करते हैं और उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए लाला लाजपत राय, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं वहां पे शांति ढंग से हम नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। उसी दौरान साइमन कमीशन ने आदेश देता और बहुत सारे पुलिस वाले वहां पे लाठी चार्ज करने लगते। लाठी चार्ज करने के दौरान लाला लाजपत राय इतने जख्मी हो जाते हैं कि वह हॉस्पिटल में उनको भर्ती करना पड़ता है। हॉस्पिटल में दवा के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। डेथ से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु ब्रिटिश हुकूमत की बर्बादी का कारण बनेगी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फिर प्लानिंग बनाते हैं कि लाला लाजपत राय को जो लाठी चार्ज करने का आदेश दिया, जेम्स स्कॉट उसको मारने का प्लान बनाते हैं और कोतवाली के सामने जाके छुपकर इंतजार करते हैं। वहां कोतवाली के सामने जब इंतजार करते हैं तो जेम्स स्कॉट तो नहीं आता, उससे बाहर सैंडर्स आता है। सैंडर्स को ही जाके सबसे पहले राजगुरु 2-3 गोली चलाते, फिर भगत सिंह जाके 3-4 गोली चला देते। अगले दिन पर्चे पे वो लिख देते हैं कि मैंने लाला लाजपत राय के मौत का बदला ले लिया और इस पर्चे जगह जगह जाके चिपका देते हैं, जिससे ब्रिटिश हुकूमत देखे कि यह बहुत बड़ा उनका हार था और ब्रिटिश हुकूमत पता लगाते हैं कि यह किया कौन है। और ब्रिटिश हुकूमत ज्यादातर लोग जानते थे कि भगत सिंह का ही ये काम है। सबूत न होने के कारण उस समय उनका कुछ भी नहीं कर पाते। ब्रिटिश अधिकारियों ने ब्रिटिश सोल्जर को आदेश दिया कि जितने भी लाहौर से ट्रेन बाहर जा रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए कि भगत सिंह इससे तो बाहर नहीं जा रहे हैं। बेसिकली भगत सिंह एक सरदार थे जो पग बड़े रखते थे और दाढ़ी रखते थे। उन्होंने अपने पग को उतारा, दाढ़ी हटा के अच्छी तरीके से वह अंग्रेज जैसा पोशाक पहन के यानी भेष बदल कर जाने की तैयारी की। उसी समय भगवती शरण बोरा की पत्नी दुर्गा भाभी के साथ फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के वह लाहौर से भटिंडा के रास्ते कलकत्ता पहुंच जाते हैं। इधर ब्रिटिश हुकूमत के जितने भी सोल्जर थे वो देख रेख करते रहते हैं कि कोई भी यहाँ से जा नहीं रहा और भगत सिंह वहां पहुंच जाते कलकत्ता। जाके देखते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया है इंडियन पीपल्स पे। वहां पे भी वो विद्रोह करते हैं एक दशहरे के मेले में, जिस दौरान उनको ब्रिटिश सोल्जर पकड़ ले जाते हैं। बाद में उनको जब छोड़ा जाता है वो बहुत सारे ऐसे दौरान वो बहुत सारे रिवोल्यूशन की बुक्स पढ़ते थे, जिसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन की वो बुक पढ़ते थे। देखा कि 1893 में फ्रेंच असेंबली में लो इंटेंसिटी की बम फेंकी गई जिससे किसी को हानि नहीं होता, बहुत सारे धुएं के गुबार हो जाते हैं और इसी से वो प्रेरित होकर बटुकेश्वर दत्त के साथ ब्रिटिश असेंबली में जाके लो इंटेंसिटी की बम फेंक देते हैं, जिससे धुएं का गुबार हो जाता है और वह भाग जाते। पर वहां से उन्होंने बहुत सारे पर्चे फेंके और पर्चे था कि बहरों को सुनना जरूरी है, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए था। और वहीं असेंबली में खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाने लगते हैं और ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा अपने आप को पकड़वा देते हैं। सोचिए 21 साल के लड़के चाहते तो वहां से भाग जाते, पर अपने डेथ को डिजाइन कर रहे इस प्रकार की वहां पे रुके थे। वह जानते थे कि अगर ऐसा घटना ना होगा तो इंडियन जो पीपल्स तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गुलामी हम करते रहेंगे। और जब भगत सिंह पकड़े जाते हैं तो इंडियन पीपल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भगत सिंह के सपोर्टर विरोध करते हैं ब्रिटिश हुकूमत की। इस प्रकार से फिर से क्रांतिकारियों की ज्वाला भड़क उठती है पूरे इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। बेसिकली जब यह पकड़े गए थे उस समय इनका उम्र था 21 साल। 7 अक्टूबर 1930 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को 2 साल का कारावास और फांसी की सजा होती है, पर इनको डेट से पहले ही फांसी दी जाती है। भगत सिंह बेसिकली एक क्रांतिकारी आदमी थे, वो कहीं भी शांत होने वाले नहीं थे। और वहां पे वो जब जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि 10 बाई 10 के कमरे में 10 से 12 कैदी रखे गए हैं। यहाँ पे न तो ढंग के भोजन थे, न तो वाटर सप्लाई थी। और वहां पे जब देखते हैं तो इसके लिए भी वहां पे वो क्रांति करने लगते, विरोध करने लगते हैं। तो ब्रिटिश हुकूमत ने देखा कि यह व्यक्ति जहाँ पे भी रहेगा वहां पे अपनी क्रांतिकारी की भावना उत्पन्न कर देगा, तो वह भगत सिंह से डर के उनको एक अलग कैद खाने में बंद कर देते हैं। इनका मानना था कि अगर यह अन्य कैदियों के साथ रहा उनके अंदर भी क्रांतिकारी की भावना उत्पन्न होगी और वह विरोध करने लगेंगे। तो वह 64 दिन के अन्न जल त्याग पे चले जाते हैं। बाद में ब्रिटिश हुकूमत को उनकी बात माननी पड़ती है। जेल के दौरान वो बहुत सारे लेख लिखा करते, लेख को बाहर पब्लिश किया जाता था जिससे लोगों के अंदर क्रांतिकारी की भावना बनी रहे। वो कहते थे कि हम आंदोलन जेल के अंदर भी चलाएंगे और अपने लेखों के द्वारा जेल के बाहर भी चलाएंगे। वो कार्ल मार्क्स और लेनिन से बहुत प्रभावित थे। बेसिकली वो कार्ल मार्क्स और लेनिन की जितने भी बुक्स लिखे गए थे उससे बहुत प्रभावित हुए, इस कारण उनसे भी प्रभावित हो गए। और जिस दौरान उनको फांसी होने वाली थी उस समय भी लेनिन की बायोग्राफी ही पढ़ रहे थे।
बेसिकली भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी का डेट दिया गया था, पर उस दिन बहुत बड़ा दंगा ना हो जाए, ब्रिटिश हुकूमत डर की वजह से 23 मार्च को शाम 7:33 पे ही उनको असैसिनेट कर देता है। फांसी के दौरान भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने कहा कि हमारे हाथ को न बांधा जाए और मुंह पे काली पट्टी न डाली जाए। तो उस समय ब्रिटिश सोल्जर कहते हैं कि मुंह पे पट्टी डालनी पड़ेगी, हाथ छोड़ देते हैं और उनको शाम 7:33 पे असैसिनेट कर दिया जाता है। तथ्यों का मानना है कि बाद में उनके शव को वह आरे से काट के बोरे में भर के सरयू नदी किनारे लेके जाते हैं और वहां पे वो फेंक देते हैं या दफना देते हैं, ऐसी मान्यता है। और बाद में जब देखते हैं तो उनके परिवार और क्रांतिकारी मिलके भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के अंतिम संस्कार करते हैं। तो यह कहानी थी भगत सिंह की कि एक ऐसे महान क्रांतिकारी मात्र 23 साल की उम्र में जो देश के लिए लड़ते लड़ते चले गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।